So let us start the today's topic, that is averages and mixtures. दो पार्ट हैं आज के टॉपिक के, एवरेजेस है और मिक्सचर्स हैं। दो छोटे छोटे चैप्टर्स को क्लब करके आज का सेशन है। तो शुरुआत कर रहे हैं हम एवरेजेस से। एवरेज के बारे में आप लोग सब बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोगों का वेट है, एवरेज वेट बताओ। बहुत सारे लोगों की एजेस हैं तो उनकी एवरेज एज बताओ, या बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग सैलरी मिलती है तो उनकी एवरेज सैलरी कितनी है ये बताओ। तो आप सिंपल सा काम करते हो कि जो भी चीजें गिवन होती हैं सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जितनी भी चीजों का हम एवरेज निकाल रहे हैं उन सभी वैल्यूज की यूनिट सेम होनी चाहिए। या तो सारी की सारी यूनिट फीट में हो, सभी यूनिट्स केजी में हो, सभी यूनिट रुपीज में हो, या सभी यूनिट डॉलर्स में हो, तभी जाकर हम उनका एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे भी आपको पता है कि हमें चीजें ऐड करनी है तो भी सेम यूनिट्स की चीजों को ही ऐड किया जा सकता है। अगर एक में से दूसरी सब्ट्रैक्ट करनी है तो भी सेम यूनिट की चीजों को ही एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो एवरेज निकालने के लिए हम सब जानते हैं कि अगर x1 पहली वैल्यू है, x2 दूसरी वैल्यू है, x3 तीसरी वैल्यू है, x4 है, और ऐसे करते 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 हमारे पास 20 अलग अलग वैल्यूज हैं और इन सभी का एवरेज निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सभी को ऐड कर देते हैं और डिवाइड बाय जितनी वो चीजें होती हैं उनके काउंट से डिवाइड कर देते हैं। So this gives you average of all the values. x1 से लेके x20 तक अगर 20 वैल्यूज है, सबका सम डिवाइडेड बाय 20 will give you average of those 20 values. ठीक है, यही बात ऑलरेडी यहाँ पर नीचे फॉर्मूले में भी लिखी हुई है। आप देख पा रहे हैं एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और यही एक फॉर्मूला है और इसी के बेसिस पे हम एक्सचेंज कर करके अलग अलग फॉर्मूले बना सकते हैं कि भाई अगर हमको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है तो एवरेज इनटू एन कर दो, या नीचे अगर ध्यान से देखें कि अगर हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालना हो, एन निकालना हो, तो क्या करना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज करना है। तो एक ही फॉर्मूला है, उसी को हमने तीन तरीके से लिख रखा है। सम अपॉन नंबर इज इक्वल टू एवरेज, इसी को हम बोल सकते हैं सम इज इक्वल टू नंबर इनटू एवरेज, और इसी को हम बोल सकते हैं नंबर इज इक्वल टू sum upon average. It's one and the same formula but can be used in three different ways. ठीक है, ये सब आप लोगों को पता है, सिर्फ अपन रिवाइज कर रहे थे। जल्दी से इस पर बेस्ड दो क्वेश्चंस में दे रहा हूं, वो दोनों आपको चैट बॉक्स में आंसर करने हैं। दोनों क्वेश्चन का आंसर पहले एक साथ निकाल लीजिए और आंसर मुझे चैट बॉक्स में भेजिए क्विकली। वही आंसर सभी लोगों के आ गए हैं। भाई पहले क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है, हमको निकालना है टोटल सम, टोटल कितना अमाउंट सबने मिलके इकट्ठा किया। सो ऑब्वियसली 240 इंटू 125, सो द आंसर इज 30,000। टोटल 30,000 रुपए सबने मिलकर इकट्ठा किए। 240 टीनेजर्स का अगर एवरेज पॉकेट मनी 125 रुपीज है तो। और अगले क्वेश्चन में टोटल वेट 899 क्विंटल दे रखा है। अगर 29 क्विंटल अगर एवरेज वेट ऑफ ईच ट्रक है तो टोटल वेट ऑफ हाउ मेनी ट्रक्स आर देयर, तो टोटल ट्रक्स कितने हैं। ठीक है, अगर सिंपल फॉर्मूला बनाए तो हम ये बोल सकते हैं कि 8 ये सम यानी कि अपन जानते हैं कि सम अपॉन नंबर इक्वल टू एवरेज होता है। तो बेसिक तरीके से करेंगे तो 899 अपॉन n इज इक्वल टू 29, ये हमको दिया हुआ है। और डायरेक्टली हम निकालना चाहें तो ऑब्वियस सी बात है, हमें 899 अपॉन 29 करना है, तो उससे नंबर ऑफ ट्रक्स हमारे आ जाएंगे, यानी कि 31 ट्रक्स हैं। 29 क्विंटल्स उनका एवरेज वेट है, टोटल वेट 899 केजी क्विंटल्स है। किसी को डाउट तो नहीं? अमन पहला क्वेश्चन नहीं निकाल पा रहे थे, कहीं कुछ प्रॉब्लम थी अमन गौतम? नो सर। अभी क्लियर है? यस सर। ऑलराइट, रितिका आपका आंसर पहला क्यों गलत हुआ, आपको मिल गया? हाँ सर, इनटू गलत कर दिया था। इनटू गलत कर दिया था, मल्टीप्लिकेशन फिर से सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं फटाफट से। अब जरा ध्यान से देखें कि इसी में ये जो 240 टीनेजर्स थे, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, 240 टीनेजर्स थे और उनकी एवरेज पॉकेट मनी 125 रुपीज दी हुई है। ठीक है, यहां तो ऐसा गिवन था। अगर मैं ऐसा बोलूं कि सबकी अलग अलग पॉकेट मनी दे रखी हो तो हम सबको सम करके निकाल सकते हैं। ठीक है, पर अगर मैं ऐसा बोलूं कि उसमें ग्रुपिंग कर दी गई है, ग्रुपिंग कैसे कर दी गई है कि 100 लोग ऐसे हैं जिनकी पॉकेट मनी है 150 रुपए ईच। 100 लोगों की पॉकेट मनी 150 रुपए महीना ही है। ठीक है, फिर उसके बाद 80 लोग ऐसे हैं जिनकी पॉकेट मनी 100 रुपए ईच है।
ठीक है, और 60 लोग ऐसे हैं जिनकी पॉकेट मनी से 90 रुपए ईच है, समझ रहे हो। 100 लोग ऐसे हैं जिनकी पॉकेट मनी 150 ईच है, 80 लोग ऐसे हैं जिनकी पॉकेट मनी 100 रुपीज ईच है, और 60 लोग ऐसे हैं जिनकी पॉकेट मनी रुपीज 90 ईच है। और टोटल कितने बच्चे हो गए भाई, वही 240 हो गए, 240 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या 240 टीनेजर्स हैं, जो भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो एवरेज कैसे निकालें, तो एक तरीका तो ये है कि हम पूरे 240 की वैल्यूज लिखें, मतलब 150 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 150, ऐसा हमें 100 बार लिखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद 100 100 100 100 हमको 80 बार लिखना पड़ेगा, फिर 90 90 90 90 हमको 60 बार लिखना पड़ेगा, और फिर इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 240 करेंगे। इसके बजाय ऑब्वियस सी बात है, हमारा सिंपल तरीका क्या होगा कि हम 150 को 100 बार ऐसे लिख सकते हैं, 100 को 80 बार ऐसे लिख सकते हैं, और 90 को 60 बार ऐसे लिख सकते हैं, राइट। और इन सबको डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 100 प्लस 80 प्लस 60 यानी कि 240। तो ये भी तो वही एवरेज निकल रहा है, देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है। हम 150 को 100 बार ऐड करें या 150 इंटू 100 कर दें, दैट्स वन एंड द सेम थिंग। 100 को 80 बार ऐड करें या 100 इंटू 80 लिख दें, एक ही बात है। तो एवरेज को निकालने का ये भी एक तरीका है, अगर एक ही वैल्यू वाली मल्टीपल चीजें, मल्टीपल वैल्यूज अवेलेबल है, ठीक है, सेम वैल्यू अगर मल्टीपल टाइम्स आ रही है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज कहा जाता है, ये देखें आप फॉर्मूला, वेटेड अरिथमेटिक मीन या वेटेड एवरेज। क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी तक हम क्या कर रहे थे, ऊपर ऐड कर रहे थे सारी वैल्यूज को x1 x2, तो हम फॉर्मूला बोलते थे सिग्मा x अपॉन n। अब यहाँ क्या हो जाएगा, हर x के साथ एक एक फ्रीक्वेंसी बताई हुई कि वो x कितनी बार है ना। तो x1 w1 बोल रहे हैं हम उसको, दूसरे वाले को x2 w2 बोल रहे हैं, तीसरे वाले को x3 w3 बोल रहे हैं, और ऐसे करके ऐड करते चले जा रहे हैं। डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय टोटल w1 प्लस w2 प्लस w3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये वही एवरेज है, पर चूंकि हमने इसकी फ्रीक्वेंसी से इसको मल्टीप्लाई करके निकाला है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम वेटेड एवरेज बोलते हैं। नीचे के एग्जांपल भी देख लें भाई, 5 टॉयज 200 रुपए वाले हैं, 6 टॉयज 250 रुपए वाले हैं, और 9 टॉयज 300 रुपए वाले हैं। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना, तो भाई हम अलग अलग ऐड करने की बजाय क्या करेंगे, 200 इंटू 5 प्लस 250 इंटू 6 प्लस 300 इंटू 9, करेक्ट, और डिवाइडेड बाय 5 प्लस 6 प्लस 9 यानी के 20, करेक्ट। तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 1000, ये हो गया 1500, और ये हो गया 2700। तो सब मिला के कितना हो गया, 5200 हो गया सबका सम, और डिवाइडेड बाय 20, सो एवरेज वैल्यू कितनी आ गई, ₹260। तो एवरेज कॉस्ट पर टॉय 260 रुपए है ना। यही काम हम क्या कर सकते थे कि हम 200 को 5 बार ऐड करते, फिर 250 को 6 बार ऐड करते, और 300 को 9 बार ऐड करते, और डिवाइड बाय 20 टॉइस करते। तो ये दोनों ही सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं, इट इज सिंपल। फिर भी किसी को डाउट है तो एक बार पूछ ले, एनीबडी। ठीक है, तो एवरेज निकालने का ये भी एक तरीका है, अगर एक ही चीज सेम वैल्यू बार बार आ रही है तो, ठीक है। चलिए, तो आपके सामने है 3 क्वेश्चंस, इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर निकालेंगे, और एक साथ तीनों आंसर्स चैट बॉक्स में लिखकर सिर्फ मुझे भेजेंगे। देखिए जरा किस तरह से करना था इन क्वेश्चंस को सॉल्व। सारे वेटेड एवरेज के ही क्वेश्चंस हैं। तो पहले 5 स्टूडेंट्स का अगर एवरेज स्कोर 90 आ रहा है, तो 5 स्टूडेंट्स 90 मार्क्स वाले, फिर 10 स्टूडेंट 72 मार्क्स वाले, और फिर 15 स्टूडेंट्स 55 मार्क्स वाले, करेक्ट। ये हैं टोटल 30 स्टूडेंट्स, और ये हैं उन सबके टोटल मार्क्स। सो ऑब्वियसली टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय 30 विल बी इक्वल टू द एवरेज मार्क्स ऑफ द एंटायर क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स। तो इन सबका टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 1995, सबका मल्टीप्लीकेशन फिर ऐड करके, सो 1995 डिवाइडेड बाय 30 दैट इज इक्वल टू 66.5 मार्क्स आर द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास। काफी लोगों ने सही आंसर दिया था। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है भाई, 58 केजी वाले 24 बच्चे और 60.5 केजी एवरेज वेट वाले 26 बच्चे क्लास में हैं, तो टोटल क्लास का, पूरी क्लास का एवरेज वेट कितना, पूरे 50 स्टूडेंट्स का। सो ऑब्वियसली डिवाइडेड बाय 24 प्लस 26 यानी कि 50 स्टूडेंट्स। सब कुछ सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आएगा 59.3 केजी इज द एवरेज वेट ऑफ एंटायर क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स।
क्लियर है सबको या किसी को डाउट है भाई? अभिषेक क्या कंफ्यूजन है बोलो, अभी समझ में आया या अभी भी डाउट है? यस सर किस लिए लिख रहे हो? अच्छा क्लियर है के लिए लिख रहे हो, ठीक है, ऑलराइट। मुझे लगता है शायद आपने नीचे डिवाइड 50 की बजाय किसी और से कर दिया था, प्रोबेबली, आई डोंट नो कि आपने क्या गलती की, पर ऐसा लगता है। चलो फिलहाल देखें आगे, अगला क्वेश्चन 6 क्वेश्चन। क्या करना है भाई? 3 टुकड़े हैं गोल्ड के, गोल्ड के 3 टुकड़े हैं, एक 6 ग्राम का, एक 5 ग्राम का, एक 4 ग्राम का, और एक की प्योरिटी 15 कैरेट है, 15 कैरेट वाला 6 ग्राम है, फिर 14 कैरेट वाला 5 ग्राम है, और 12.5 कैरेट वाला 4 ग्राम सोना है। ठीक है, और टोटल सोना कितना है भाई? 6 और 5 11 और 4 15 ग्राम। तो इन सब की ओवरऑल यानी कि एवरेज प्योरिटी कितनी होगी? फाइननेस ऑफ द कंपाउंड, द प्योरिटी ऑफ द कंपाउंड। तो ऑब्वियसली कुछ 15 कैरेट वाला, कुछ 14 कैरेट वाला, कुछ 12.5 कैरेट वाला, कितना कितना वेट है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड करके डिवाइड बाय टोटल वेट करेंगे तो आ गया एवरेज 14 कैरेट इज द प्योरिटी और द फाइननेस ऑफ द कंपाउंड विच इज मेड बाय मिक्सिंग ऑल दीज 3 लम्प्स ऑफ गोल्ड। चलो अभी क्लियर है सभी लोगों को या कोई डाउट है किसी को? चलिए तो हम आगे चल सकते हैं। फाइन, अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लें एवरेज की। एवरेज तो हम अच्छे से जानते हैं, समझ भी गए हैं, छोटी मोटी गलतियां हैं ठीक हो जाएंगी। एवरेज कैसे निकलता है? ऐसे निकलता है, ये सब एक ही फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, अलग अलग नहीं है, ऑल दीज आर सेम फॉर्मूला, सिर्फ समझाने के लिए। तो x1 + x2 + x3 + x4 अप टू xn डिवाइडेड बाय n, है ना, इसी से हम एवरेज x निकालते हैं। x बार जो है, x के ऊपर बार बना है, इसको एवरेज x को डिनोट किया है इससे। अब ऐसा सोचो कि इन सभी वैल्यूज में मैं अगर 12 इंक्रीज कर दूं, एवरी वैल्यू इज इंक्रीज्ड बाय 12, जितनी वैल्यूज लिखी हैं n वैल्यूज सभी को मैंने 12 से इंक्रीज कर दिया और फिर इनका एवरेज निकाला, तो एवरेज पे कितना फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली एवरेज वुड आल्सो इंक्रीज बाय 12। भी सिंपल है, आप इस समय जितने भी लोग क्लास में हैं, है ना, मान लो इस समय क्लास में 55 स्टूडेंट्स हैं, तो पूरे 55 स्टूडेंट्स की मैं एवरेज एज निकालूं, और मान लो एवरेज एज आप सब लोगों की आती है 21.5 साल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 21.5 ईयर्स आप सब लोगों की एवरेज एज है आज। अब आज से 12 साल बाद आप सभी लोगों को वापस से इकट्ठा किया जाए और 12 साल बाद आप लोगों की एवरेज एज फिर से निकाली जाए, सभी की एज 12-12 साल बढ़ चुकी है ऑब्वियसली, तो जब हम उसका एवरेज निकालेंगे, उस साल वापस से एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज क्या आएगा? ऑब्वियसली 21.5 से 12 साल ज्यादा यानी 33.5 साल आएगा एवरेज, अगर आप ही 55 लोगों का वापस से एवरेज लिया जाए तो। करेक्ट है? तो सिंपल सी बात है कि एवरेज जिन चीजों का निकाला जा रहा है, जिन भी वैल्यूज का, अगर सब में एक सेम वैल्यू का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी कर दिया जाए तो एवरेज भी उतने ही से इंक्रीज या डिक्रीज होगा। मतलब माइनस वाली बात भी देख लें, अगर मैं सब में से -5 -5 -5 -5 कर दूं, सारी वैल्यूज में से 5 रिड्यूस कर दूं, तो एवरेज भी 5 से कम हो जाएगा। मतलब आज से 5 साल पहले आप सभी लोगों की एज का एवरेज निकाला जाए तो आज के एवरेज से 5 साल कम आएगा। इन द सेम मैनर अगर सभी वैल्यूज को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 गुना कर दूं, ऑल दी वैल्यूज आर मल्टीप्लाइड बाय 3, सो एवरेज भी मेरा 3 टाइम्स हो जाएगा। और अगर सारी वैल्यूज को मैं मान लो 10 से डिवाइड कर दूं, हर एक वैल्यू को, एवरी वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 10, तो मेरा एवरेज भी 1/10 पार्ट रह जाएगा। यानी अगर एवरेज में जितनी भी चीजों का निकाला जा रहा है, सभी चीजों में सेम वैल्यू ऐड या सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट या सेम वैल्यू मल्टीप्लाई या सेम वैल्यू डिवाइड की जाए, तो एवरेज पे भी वही सेम इंपैक्ट आता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं, जरूरी नहीं है कि हम सेम सारी चीजों में सेम इंक्रीमेंट ही करें। तो भाई मान लो कि अगर किसी एक में 40 का इंक्रीमेंट कर दिया गया और मान लो ये टोटल चीजें जो हैं वो 20 हैं, दीज आर 20 थिंग्स, हम 20 चीजों का एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है, और किसी एक वैल्यू में 40 का इंक्रीज कर दिया गया, तो एवरेज पे कितने का फर्क पड़ेगा? कैन एनीबॉडी अनम्यूट एंड टेल? अगर एक वैल्यू 40 से बढ़ाई है पूरी 20 वैल्यूज में से, बाकी सारी वैल्यूज को कुछ चेंज नहीं किया, एज इट इज रही, और फिर उनका एवरेज निकाला, तो उससे एवरेज कितना चेंज होगा? एनीबॉडी हु वुड लाइक टू आंसर? सर 2। बिल्कुल सही, करेक्ट, सिर्फ 2 से बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वो जो 40 एक में इंक्रीज हुआ, उसका मतलब एवरेज क्या करता है, हम सब लोग जैसे इतने सारे बच्चों की पॉकेट मनी थी, तो सबकी पॉकेट मनी को इकट्ठा करता है और फिर डिवाइड बाय जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सब में बराबर बराबर बांट देता है।
तो जो भी एक्स्ट्रा लाता है वो सब में बढ़ जाता है, जिसमें शॉर्टेज होती है वो शॉर्टेज भी सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। भाई किसी के पास 10 रुपए ज्यादा है, किसी के पास 5 रुपए कम है, सब एवरेजिंग यानी कि बैलेंसिंग हो जाती है। सबको इकट्ठा कर लो, कम वाले को, ज्यादा वाले को, बीच वाले को, और सबको बराबर बराबर बांट दो। तो ऊपर भी यही हो रहा है, अगर सब में बराबर इंक्रीमेंट हो रहा है तो एवरेज उतने से इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर किसी एक में 40 से इंक्रीज हो रहा है तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा? बेसिकली 40/20। एवरेज कितने से इंक्रीज होगा? वो 40 जो एक्स्ट्रा एक की वैल्यू बढ़ी है वो पूरे 20 लोगों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यानी कि एवरेज 2 से बढ़ जाएगा। ठीक है। और इसी तरीके से मैं बोलूं कि किसी एक में 40 से इंक्रीज हुआ, फिर दूसरे में मान लो 50 से इंक्रीज हुआ, और तीसरे में मान लो 30 से डिक्रीज हुआ। ठीक है, 3 वैल्यूज में बदलाव आया। टोटल 20 वैल्यूज हैं जिनका एवरेज निकाला जा रहा है, राइट। उसमें से एक वैल्यू 40 से बढ़ी है, दूसरी वैल्यू 50 से बढ़ी है, और तीसरी वैल्यू 30 से कम हुई है। तो एवरेज पे कितना फर्क पड़ जाएगा? बाकी सारी वैल्यू कितना? फिर से बोलो विनायक की। 3 सर। नहीं, 3 से क्या घटेगी, बढ़ेगी, क्या होगा? सर 3 से बढ़ जाएगी एवरेज। बिल्कुल सही, अब ठीक है, 3 से बढ़ जाएगा। क्यों? टोटल इंक्रीज कितने का हुआ है? 90 का, और डिक्रीज कितने का हुआ है? 30 का। मतलब ओवरऑल 60 का इंक्रीज हुआ है। 40 + 50 - 30, करेक्ट। यानी टोटल 60 का इंक्रीज हुआ है, और वो पूरे 20 लोगों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि एवरेज 3 से बढ़ जाएगा। इसमें एक वैल्यू और होती, और वो मान लो 100 से कम हो जाती। अब एक वैल्यू 40 से बढ़ रही है, एक 50 से बढ़ रही है, एक 30 से कम हो रही है, और एक 100 से कम हो रही है। तो एवरेज पे कितने का फर्क पड़ेगा? कोई भी बोल सकता है। -2 सर। -2, बिल्कुल, है ना। तो ओवरऑल क्या हो रहा है? ओवरऑल -40 आ रहा है। सबको जोड़ के, माइनस करके, सबको सेटल करके, और डिवाइड बाय 2 20 करेंगे तो ऑब्वियसली एवरेज 2 से कम हो जाएगा। आई होप ये सब लोगों को क्लियर है, या किसी को कुछ पूछना है इसमें? कि किसी एक में चेंज करो तो वो एक्स्ट्रा जितना भी आता है एवरेज के अलावा जितना भी एक्स्ट्रा है वो सब में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चाहे वो एक्स्ट्रा हो तो भी बढ़ जाता है, और चाहे वो शॉर्टेज हो तो उतने से शॉर्टेज भी सब में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, चलो तो आगे चलें। अब जरा एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने है। चलो एक काम करें, पहले आप लोग ट्राई करें, जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर निकालें, और आंसर मुझे चैट बॉक्स में भेजें। आपके पास 1 मिनट है ना। क्विकली सेंड मी द आंसर इन द चैट बॉक्स। तो मान लीजिए हम इसको इक्वेशन से करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? भाई पूरे 28 लोगों का एवरेज कितना था? 21। कैसे आया था? 28। टोटल एज कितनी होगी? 28 × 21, ये टोटल एज होगी, राइट। 28 लोगों का अगर एवरेज 21 है तो सबकी एज मिलाकर होगी 28 × 21। इसमें से 19 साल कम हुए और रोशनी की एज ऐड हुई, राइट। तो ये नई एज आ गई 28 लोगों की, दैट इज 28 × 21.5। ये ऐसा होना है। अगर इक्वेशन बना के सॉल्व करना चाहते हो तो ऐसे बनेगी इक्वेशन, करेक्ट है ये टोटल 28 लोगों की एज, उसमें से सिया की एज कम की और रोशनी की एज ऐड की, करेक्ट। तो उससे टोटल एज नए ग्रुप की आ गई, ठीक है। और अब जो अभी लॉजिक बताया वापस से वो एक बार फिर से बता रहा हूं। क्या डिस्कस किया हमने कि भाई 28 लोगों की एवरेज जो है वो 21 ईयर्स है, ठीक है, जो बढ़ के 21.5 हो गया है। मतलब इंक्रीज कितने का हुआ है? एवरेज में एवरेज हाफ से बढ़ा है। एवरेज हाफ से कब बढ़ेगा? जब टोटल सम जो है वो 28 × हाफ यानी के 14 से इंक्रीज होगा। जब सम 14 से इंक्रीज हो, किसी एक की एज को अगर 14 बढ़ा दिया जाए, अब 14 एज तो बढ़ा नहीं सकते, बेसिकली पर्सन रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो पर्सन बदल रहा है, जो बदले में पर्सन आ रहा है, उसकी एज पहले वाले पर्सन से 14 ईयर्स ज्यादा आ जाए तो एक्स्ट्रा 14 ईयर्स सब में बराबर बराबर 28 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो एवरेज हाफ से बढ़ जाएगा 14 / 28 से, ठीक है। सो दैट इज हाउ जो सिया की एज थी 19, रोशनी की एज उससे 14 साल ज्यादा यानी कि 33 ईयर्स थी। सो द एज ऑफ रोशनी इज इक्वल टू 33 ईयर्स। आप चाहो तो इक्वेशन से निकालो या कॉमन सेंस के लॉजिक से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है इसमें?
चलिए एक और क्वेश्चन, ये थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है इसमें? एक पर्सन कम ही हो जाए। अगर भाई एक पर्सन बढ़ भी सकता है, कम ही हो सकता है। जैसे अभी क्लास में तो एक पर्सन एक्सचेंज हुआ था, पर मान लो एक नया स्टूडेंट आके क्लास में बैठ जाए, या एक स्टूडेंट क्लास छोड़ के चला ही जाए, तो उसकी वजह से भी तो एवरेज बदल सकता है, क्योंकि वो जो जाएगा वो एवरेज एज का नहीं होगा, वो कुछ कम एज का है, ज्यादा एज का हो सकता है। तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन अभी यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे। तो क्लास के अंदर 16 स्टूडेंट और एक टीचर, यानी टोटल 17 लोग हैं, टोटल 17 लोग हैं, और उनका एवरेज हमको 22 ईयर्स दिया हुआ है। 16 स्टूडेंट्स प्लस 1 टीचर, और टीचर चला जाएगा तो सिर्फ 16 स्टूडेंट्स क्लास में बचेंगे। आपको टीचर की एज बतानी है। एवरेज जो है वो 22 से चेंज होके 21 हो रहा है। निकालें आंसर, और आंसर चैट बॉक्स में मुझे लिख के भेजें। तो भाई देखें जरा, इक्वेशन अगर बना रहे हैं तो कैसे करना था। जैसा कि बताया अभी अभिषेक ने कि हम 16 स्टूडेंट्स की नई एवरेज एज 21 साल है। अगर इसमें हम टीचर का एज और ऐड कर दें, इसमें प्लस टी और कर दें, तो 17 लोगों की एवरेज एज 22 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना? 16 लोगों की एवरेज एज 21 है, तो टोटल एज हो गई 16 लोगों की 16 इंटू 21, उसमें टीचर की एज जोड़ दें तो 17 इंटू 22 से 17 लोगों की टोटल एज मिल रही है। इस तो सॉल्व करेंगे तो टीचर की एज आ जाएगी 38 ईयर्स। ठीक है, लॉजिकली कैसे कर सकते थे, जो मैं चाहता हूं कि आप लोग सोचें वैसा और उस तरह से आंसर निकालने की आदत डेवलप करें। भाई सिंपल है, 17 लोगों का एवरेज 22 था, है ना। 17 लोगों का एवरेज, 17 पीपल है ना, पीपल लिख देते क्योंकि स्टूडेंट और टीचर दोनों मिलाकर 17 लोगों का एवरेज जो है वो 22 साल है। ठीक है, इसमें से टीचर चला गया अगर, तो अब 16 लोगों का एवरेज जो है, 16 स्टूडेंट्स का एवरेज वो 21 साल हो गया है। ठीक है, यानी क्या है, टीचर 22 साल का ही होता अगर, तो 22 साल का अगर टीचर जाता तो एवरेज मेंटेन रहता। अगर एवरेज के बराबर का पर्सन, एवरेज के बराबर की वैल्यू अगर टोटल में से हटेगी तो एवरेज मेंटेन रहेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर टीचर ने क्या किया, 16 बच्चों का एक एक साल और वो लेके चला गया। ऐसा समझ सकते, कहने के लिए बोल रहा हूं, टीचर 22 साल के अलावा, एवरेज के अलावा 16 स्टूडेंट्स का एक एक साल और लेके चला गया, यानी टीचर की एज कितनी चली गई, 22 प्लस 16 यानी कि 38 ईयर्स। समझना इस बात को। अगर मैं 10 चीजों का एवरेज निकाल रहा हूं, 10 चीजों का एवरेज निकाल रहा हूं, डिवाइड बाय ये 10 करके 10 चीजें हैं, ठीक है, तो एवरेज मान लो आ रहा है इन सबका 25। ठीक है, इसमें से एक वैल्यू 25 वाली अगर हटा दूं तो ऑब्वियस सी बात है क्या फर्क पड़ेगा, एवरेज बाकी के 9 चीजों का 25 ही रहेगा। तो अगर एवरेज के बराबर की चीज एक कम हो जाती है, टोटल क्वांटिटी एक कम हो जाती है, और टोटल में से भी उसका वैल्यू कम हो जाता है एवरेज के बराबर, तो एवरेज मेंटेन रहता है। प्रॉब्लम कब आती है, चेंज कब होता है, जब एवरेज से कम या ज्यादा वाली वैल्यू हटती या ऐड होती है। ठीक है, तो अगर 22 साल के होते टीचर तो एवरेज 22 का 22 मेंटेन रहता। टीचर 22 साल के अलावा हर स्टूडेंट का एक एक साल और लेगा, क्योंकि एवरेज एक से कम हुआ है ना, 22 से 1 कम हुआ है, 21 हुआ है, मतलब 16 बच्चों का एक एक साल, टोटल 16 साल कम हो गए। तो टीचर 22 साल के अलावा 16 साल भी अपनी एज में लेके गए, यानी कि 38 ईयर्स लेके गए। ऐसा सोचना आ सके तो अच्छी बात है, अदरवाइज इक्वेशन से तो कर ही लोगे, नॉट अ प्रॉब्लम। अभी ये समझने में थोड़ा लेंदी लग रहा है मैं जब एक्सप्लेन कर रहा हूं, पर अगर आपका ब्रेन करने लग जाएगा तो आप इसको 10 सेकंड में कर लोगे, आपको इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर अगर ये नहीं सोच पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इक्वेशन से आंसर निकालना चाहिए। अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव सही आंसर निकालना और उसको टिक करना है, बस कम समय में निकालना है। ठीक है, चलिए किसी को कुछ और पूछना है, एनीवन? चलिए, तो आपके सामने है कुछ और क्वेश्चंस, जल्दी से ये 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चंस के आंसर निकालें और चैट बॉक्स में लिखकर दोनों के आंसर्स एक साथ मुझे भेजें। तो अगर ध्यान से समझें तो यहां पर जो पहला क्वेश्चन है वो है रिप्लेसमेंट वाला, एक्सचेंज वाला, जिसमें एक पर्सन या एक वैल्यू एक्सचेंज हो गई है, टोटल वैल्यू उतनी की उतनी ही है। ठीक है, और 10th क्वेश्चन जो है वो है जिसमें एक वैल्यू ऐड हुई है, मतलब एक नई वैल्यू ऐड अप हुई है, टोटल काउंट जो है एक से बढ़ गया है। ठीक है ना, हमने भी 2 क्वेश्चन किए थे, एक रोशनी और सिया वाला जिसमें एक्सचेंज हुआ, और दूसरा क्वेश्चन किया था स्टूडेंट टीचर वाला जिसमें टीचर चला ही गया था, कोई बदले में नहीं आया था। बिल्कुल वैसे ये 2 क्वेश्चन है। ऊपर वाला क्वेश्चन देखेंगे तो 8 दिनों का टेम्परेचर है, कहां से कहां तक, 9 तारीख से लेके, टेम्परेचर 9 तारीख का, टेम्परेचर 10 तारीख का से लेके टेम्परेचर 16 तारीख तक, तो 9 से लेके 16 तक टोटल 8 दिनों का टेम्परेचर है। और फिर बाद में 10 तारीख से लेके 17 तारीख तक का टेम्परेचर है। ठीक है, तो 9 से 16 भी 8 दिन है, 10 से 17 भी 8 दिन है,
हुआ क्या है चेंज, 9 से 16 वाला में से 9 तारीख चली गई है और 17 तारीख आ गई है, 9 तारीख हटी और 17 तारीख बदले में आ गई, तो उसकी वजह से टोटल 8 ही दिनों का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। करेक्ट है। तो हमें करना क्या है, टोटल 8 दिनों का टेम्परेचर कितना था भाई, एवरेज था 11.6, तो इंटू 8 कर देंगे तो टोटल सम आ जाएगा। ठीक है। और 17 तारीख का टोटल कितना हो जाएगा, 12 मतलब 10 से 17 वाला, 17 नहीं बोलना चाहिए, 10 to 17 का टोटल कितना हो जाएगा, 12.2 इंटू 8। करेक्ट है। हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, जो 11.6 जो पहले 8 दिनों का टेम्परेचर है उसमें से 9 तारीख माइनस होगी। 9 तारीख का टेम्परेचर हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10.8, इसमें से 9 तारीख जो T9 है वो हमने हटा दी और बदले में T17 यानी कि 17 तारीख का टेम्परेचर जोड़ दिया, तो इज इक्वल टू नए 8 दिन का टेम्परेचर है 10 से 17 का टेम्परेचर आ जाना चाहिए 12.2 इंटू 8, एंड यू जस्ट सॉल्व दिस एंड गेट T17। कितना आ जाएगा T17, इट विल बी 15.6 डिग्री सेल्सियस। 17 तारीख का जो टेम्परेचर है दैट इज 15.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगर ध्यान से देखो, इसको लॉजिकली करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे अपन ने सिया और रोशनी वाला क्वेश्चन किया था कि एवरेज जो है उधर आधे साल से बढ़ गया था, राइट, तो 28 लोगों का आधा आधा साल यानी टोटल 14 साल बढ़ गए थे। करेक्ट। तो वैसे यहां देखो, यहां एवरेज कितने से बढ़ रहा है, एवरेज बढ़ रहा है 0.6 से, 11.6 से बढ़ के 12.2 हो रहा है, मतलब एवरेज जो है 0.6 से बढ़ रहा है। और 0.6 से कितने दिनों का, 8 दिनों का, तो 8 इंटू 0.6 कितना हो गया, टोटल इंक्रीमेंट कितना हो गया, 4.8 का। ठीक है, 4.8 का टोटल इंक्रीमेंट है सम में। तो ऑब्वियसली जो टेम्परेचर हटाया है हमने 9 तारीख का वो 10.8 है, तो 17 तारीख का टेम्परेचर कितना होगा, 10.8 में 4.8 एक्स्ट्रा आ गया यानी 15.6 डिग्री सेल्सियस। दैट इज द टेम्परेचर ऑफ 17th डेट। 10.8 T9 था। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एक बार और रिवीजन कर दीजिए। एक बार और बताएं। चलो भाई, सिंपल, 9 तारीख से लेके 16 तारीख यानी कि इन 8 दिनों का टोटल सम कितना है, एवरेज इंटू 8 कर दो, जो एवरेज है इन 8 दिनों का वो इंटू 8, और 10 तारीख से लेके 17 तारीख जो 8 दिन है इनका टोटल कितना है, इनका एवरेज लेके इंटू 8 कर दो, 12.2 इंटू 8। ठीक है। फर्क क्या है, वो भी 8 दिन है, ये भी 8 दिन है। उसमें 9 से 16 तारीख तक का है, ये 10 से 17 तारीख तक का है, यानी कि 9 से 16 वाले में से 9 तारीख हटाई और 17 तारीख बढ़ाई, तो 10 से 17 का टोटल आ गया। तो बस वही किया मैंने, 9 से 16 का जो टोटल था उसमें से 9 तारीख हटाई और 17 तारीख बढ़ाई, तो उससे नया टोटल आ गया। सॉल्व कर दिया, आंसर निकाल लिया। इक्वेशन तो सॉल्व कर ही लेंगे। क्लियर हुआ भाई, जिसने भी पूछा था? यस। ओके। 10वां क्वेश्चन, अगेन अगर इक्वेशन से करना है तो बिल्कुल वैसे कर ही सकते हैं। 48 इंटू 5, ये है पांचों लोगों का टोटल वेट। एवरेज पांचों लोगों का 48 था, तो 48 इंटू 5 करेंगे तो टोटल वेट ऑफ 5 पीपल आ जाएगा। इसमें बोट का वेट और ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, 6 इंटू 58, 6 का टोटल वेट। बस इसको सॉल्व करना है और बोट का वेट B निकाल लेना है। ठीक है। हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि बोट का वेट अगर 48 kg होता तो एवरेज 48 का 48 मेंटेन रहता। 5 चीजों का एवरेज 48 था, उसमें मैं 48 वाला एक पर्सन और अगर ऐड कर दूं, पर्सन की जगह बोट है वहां पर, है ना, 48 kg की ही बोट और ले आऊं और 6 का वेट एक साथ निकालूं तो एवरेज निकालूं तो एवरेज 48 ही रहेगा। अगर मैं 48 एवरेज वाली बहुत सारी चीजों में 48 का इंक्रीमेंट अलग अलग वैल्यूज का और करता जाऊं तो एवरेज तो 48 मेंटेन ही रहना है, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं और हर आइटम 48 का ही एवरेज के बराबर का है। पर अगर किसी भी एक को ज्यादा का ऐड कर दूंगा तो उससे एवरेज बढ़ जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा लेके आएगा वो सब में बराबर बढ़ जाएगा। यहां पर एवरेज कितने से बढ़ा है, 48 से बढ़ के 58 हुआ है, यानी कि 10 से बढ़ा। एवरेज हैज इंक्रीज्ड बाय 10, और कितने लोगों का, 6 का। तो भाई सिंपल है, वो 48 kg की होती बोट तो एवरेज 48 रहता, बोट में 6 लोगों का 10-10 किलो वेट और एक्स्ट्रा आया है, तो 6 इंटू 10 यानी कि 60 kg एक्स्ट्रा वेट बोट लेके आई है, यानी कि बोट का वेट है 108 kg। अब ये 6 इंटू 10 क्यों किया, क्योंकि 5 लोग और एक बोट है ना, उस बोट भी इंक्लूड हो गई, तब 6 आइटम्स हो गए, 6 चीजों का एवरेज निकल रहा है, तो 6 का 10-10 किलो एक्स्ट्रा हो गया है।
तभी तो एवरेज 10 से बड़ा है, मतलब 6 लोगों का 10-10 kg वेट बढ़ गया, मतलब 6 × 10 60 kg एक्स्ट्रा वेट आया है। तो कैसे भी सॉल्व कर लो, इक्वेशन से कर लो या लॉजिक से कर लो, आंसर बोट का वेट इक्वल टू 108 kg है ना। 48 से 60 kg एक्स्ट्रा बोट लेके आई और वो 6 लोगों में बराबर बराबर बट गया, इसलिए एवरेज 10 से इंक्रीज हो गया। क्लियर सबको? ये सर 48 और 60 को सर जो ऐड किए, ये नहीं समझ में आया सर। भाई देखो 48 तो एवरेज था, सोचना जरा, 5 लोगों का एवरेज वेट 48 है, ठीक है, ये 5 लोग हैं, इनका सम डिवाइड बाय 5 करते हैं तो 40 आएगा, 48 आ रहा है। अगर मैं इसमें एक और पर्सन 48 वाला ही ऐड कर दूं और डिवाइड बाय 6 करूंगा तो भी एवरेज 48 रहेगा, और एक 48 वाला ऐड कर दूं डिवाइड बाय फिर 7 कर दूं तो भी एवरेज 48 रहेगा। अगर 48 के ही एडिशन होते रहे तो एवरेज 48 मेंटेन रहेगा, ठीक है ना। पर अगर मैं 48 की जगह मान लो 68 वाला, यानी कि 20 किलो ज्यादा वाला 68 वाला कर दूं, तो ये जो 20 किलो एक्स्ट्रा आएगा ये क्या होगा, सब में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन से इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो कितने लोगों में बटेगा, 20, 6 लोगों में, ठीक है। ऐसे ही यहां पर क्या हुआ है, एवरेज 10 से इंक्रीज हुआ है, एवरेज 10 से इंक्रीज हुआ है, मतलब 10 के लिए 10 एक्स्ट्रा आया है, 10 kg 6 लोगों के लिए, सॉरी 6 लोगों के लिए 10 kg एक्स्ट्रा आया है, यानी टोटल 60 kg एक्स्ट्रा वेट बोट में मिला। ये जो पांचों का एवरेज था 48, पांचों का टोटल कितना था 48 × 5, 60 किलो उसमें एक्स्ट्रा आ गया, जिसकी वजह से एवरेज डिवाइड बाय 6 करके 10 से बढ़ गया। एवरेज 48 से बढ़ के 58 हुआ है ना क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है। रवि क्लियर हुआ है, अभी भी नहीं हुआ? यस सर, हो गया। बहुत धीमी सी आवाज आई, हो गया, अच्छे से नहीं हुआ ऐसा लग रहा है। यस सर, हो गया। अच्छा ठीक है, ऑल राइट। चलिए जल्दी से 2 क्वेश्चंस और यहां पर फिर एवरेज कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हमें करना है मिक्सचर्स, अगला टॉपिक जस्ट इसके बाद। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर और निकालेंगे और जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे दोनों आंसर एक साथ। तो भाई 12th क्वेश्चन को पहले अगर करें अपन, तो एवरेज मार्क्स 50 लड़कों के 25 ईच हैं, और एवरेज मार्क्स क्लास के और गर्ल्स के पूरे ग्रुप के 30 और 40 रिस्पेक्टिवली है। क्लास का एवरेज 30 है और गर्ल्स का एवरेज 40 मार्क्स है, ठीक है। क्लास क्या है, पूरे बॉयज और गर्ल्स इकट्ठा मिलाकर, ठीक है। तो सिंपल हो गया, 50 लड़के 25-25 नंबर वाले, और जी गर्ल्स को अपन जी मान लेते हैं, टोटल काउंट 40-40 नंबर वाली, और टोटल क्लास में स्टूडेंट्स 50 + जी, एंड दिस शुड बी इक्वल टू एवरेज ऑफ द क्लास। हमने ऊपर क्या ले लिया न्यूमरेटर में, पूरी क्लास के टोटल मार्क्स, लड़कों के सारे मार्क्स और लड़कियों के सारे मार्क्स इकट्ठे कर लिए, ऐड कर लिए, और नीचे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू क्लास का एवरेज। इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और सॉल्व करके गर्ल्स की वैल्यू आ जाएगी 25, नंबर ऑफ गर्ल्स आर 25 हियर, ठीक है। अगर इक्वेशन से करना है तो ये सबसे सिंपल डायरेक्ट तरीका है, वेटेड एवरेज ही लगाना है। 50 लड़के 25-25 नंबर वाले, जी गर्ल्स 40-40 नंबर वाली, टोटल स्टूडेंट्स 50 + जी, तो उस इक्वल टू 30, ठीक है। 11th क्वेश्चन देखें जरा भाई, 41 रन्स का एवरेज है उसका 10 इनिंग्स का, 10 इनिंग्स का एवरेज 41 रन्स पर इनिंग्स, यानी कि ऑब्वियसली टोटल स्कोर हो जाएगा 410, ठीक है। अब 11वें मैच में उसने 4 रन से सेंचुरी मिस कर दी, मतलब बनाए 96 रन। तो 96 रन अगर बनाए हैं, उसको ऐड करके डिवाइड बाय 11 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 इनिंग्स का एवरेज आ जाएगा। कितना सॉल्व करके, 46। ये कितना टोटल हो गया था भैया, ये हो गया था 506 रन, है ना। 506 डिवाइड बाय 11 करोगे तो 46 रन का एवरेज हो जाएगा 11 इनिंग्स का। अब जो 506 रन हो गए हैं उसमें क्या करेंगे, उसमें 34 रन और ऐड कर दो। अब उसने 12वें मैच में 34 रन बनाए, ये ऐड करके फिर डिवाइड बाय 12 करो तो फिर नया एवरेज आ जाएगा कितना, 45 रन। दिस इज द न्यू एवरेज ऑफ 12 इनिंग्स, ठीक है। इस तरह से किया जा सकता था, पर इसको लॉजिकली भी कर सकते हैं। कैसे भाई, 41 का एवरेज मेंटेन्ड है, अगर वो अगले सारे मैचेस में 41 रन ही बना के आउट होता रहे तो एवरेज 41 का मेंटेन्ड रहेगा। भाई सिंपल है ना, 410 में अगर 41 ऐड करके डिवाइड बाय 11 करोगे तो एवरेज 41 ही आएगा, फिर और 41 ऐड कर दो और फिर 12 से डिवाइड कर दो तो भी एवरेज 41 रहेगा। पर क्या करा उसने, 96 बना लिए,
भाई 96 बना लिया, यानी 41 से कितना ज्यादा बना लिया 96? इट इज बेसिकली 55 रन एक्स्ट्रा, 55 रन ज्यादा बना लिए एवरेज से। तो वो 55 क्या होंगे? वो 55 रन 11 मैचेस में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो 55 डिवाइडेड बाय 11 यानी कि 5 रन पर इनिंग्स बढ़ जाएंगे। तो एवरेज जो है 41 से 5 बढ़ के 46 हो जाएगा। अब एवरेज हो गया 46, तो अब वो 46 रन बनाएगा तो एवरेज मेंटेन कर पाएगा। पर उसने 12वें मैच में कितने बनाए? 34 रन ही बनाए। तो कितना कम बनाए? 12 रन कम बनाए। तो 12 रन कितने मैचेस में कम बनाए? 12 मैचेस में, मतलब लास्ट मैच में कम बनाए हैं, पर वो 12 मैचेस में बढ़ जाएंगे। तो जो डेफिसिट है, कमी है 12 रन की, वो 12 मैचेस में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो हर मैच का स्कोर 1 से कम हो जाएगा, यानी एवरेज 46 से 1 कम होके 45 हो जाएगा। राइट? तो 11 मैच का एवरेज 46 और 12 मैच का एवरेज 45 रन आएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, या किसी को डाउट है? ठीक है, एवरेज जो मेंटेन हो रहा है, अगर हम एवरेज के बराबर की ही वैल्यूज को एडअप करते जाएंगे, टोटल में एडअप करते जाएंगे, तो एवरेज मेंटेन रहेगा, क्योंकि एक वैल्यू बढ़ेगी और नीचे काउंट भी 1 से बढ़ेगा। दूसरी वैल्यू ऐड करो, फिर काउंट भी नीचे 2 से बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ आइटम्स का। ठीक है, और कुछ भी ज्यादा आया कम आया तो उतने का एक्स्ट्रा जो है या शॉर्टफॉल जो है वो सब में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, उतने का फर्क एवरेज पर आएगा। चलिए, सो हियर वी कंप्लीट एवरेज। ठीक है, एवरेज के इतने अलग अलग वैरायटी क्वेश्चंस है, बाकी क्वेश्चंस आपकी बुक में है तो वो आप करेंगे। अब अपन आगे मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कॉल्ड मिक्सचर्स। मिक्सचर्स कैसे होते हैं? हम 2 तरह के चावल मिला दिए, 2 तरह के गेहूं मिला दिए, या 2 तरह के ऑयल्स मिला दिए, या दूध में पानी मिला दिया, पेट्रोल में केरोसिन मिला दिया, 2 तरह की चीजें मिलाकर एक मिक्सचर बन रहा है। हम उन चीजों की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं? अब जरा एग्जाम्पल लें। पहले एग्जाम्पल समझते हैं मिक्सचर्स में, कि मेरे पास मान लो 2 तरह के गेहूं हैं। ठीक है, एक गेहूं है 28 रुपए पर केजी वाला, एक गेहूं 28 रुपए पर केजी वाला है, और दूसरा गेहूं जो है वो 46 रुपीज पर केजी वाला है। भाई ऑर्गेनिक आजकल बड़ा है ना, ऑर्गेनिक है, बिना पेस्टिसाइड्स वाला है, इसलिए महंगा है, बहुत स्पेशल है ना, और उसमें कोई भी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए वो हार्मफुल नहीं है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो 2 तरह के गेहूं हैं। वीट नंबर 1 28 रुपए किलो वाला, एंड वीट नंबर 2 40 रुपए पर केजी वाला। पर ये दोनों ही बिक नहीं पाते। इसलिए नहीं बिक पाते कि 46 रुपीज पर केजी वाला लोगों को बड़ा महंगा लगता है, इतना महंगा गेहूं खाएंगे तो साल भर में बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। और दूसरा वाला 28 रुपीज पर केजी वाला इसलिए नहीं बिकता कि बोले ये बहुत ही बेकार क्वालिटी का, इतना बेकार है, इसमें तो स्वाद ही नहीं आता इसकी रोटी जब बनती है। तो हम तो मार्केट में कौन सा गेहूं चलता है? तो मार्केट में साहब गेहूं चलता है से 35 रुपए पर केजी वाला, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, मार्केट में 35 रुपए पर केजी वाला गेहूं बिकता है। तो मैंने क्या सोचा, मैं इन दोनों गेहूं को मिला देता हूं और इस रेशो में मिलाता हूं कि मेरी कॉस्टिंग एग्जैक्टली 35 रुपए पर केजी ही रहे। भाई अगर मैं दोनों को बराबर बराबर मिलाऊंगा, 28 वाले को और 46 वाले को बराबर बराबर मिलाऊंगा, तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 से एवरेज रेट निकल आएगा उनका। तो एवरेज रेट कितना हो जाएगा? कितना आ जाएगा? ये 37 आ जाएगा, है ना। 37 विल बी दी एवरेज रेट। पर मेरे को 37 वाला नहीं चाहिए, मुझे 35 वाला चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि किस रेशो में मिलाऊं कि मेरा मिक्सचर का रेट एग्जैक्टली 35 बैठे। तो ऐसा हो सकता है जैसे ये 28 वाला x केजी मिलाओ और 46 वाला y केजी मिलाओ, और इन दोनों को अपॉन x प्लस वाई से एवरेज निकालो, तो ये एवरेज रेट 35 आ जाए, ऐसा चाहिए। ठीक है, तो ये डायरेक्टली ऐसे निकालने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। अपन को सिंपल डायरेक्ट तरीका, ध्यान से देखिएगा जरा, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, 28 रुपए वाला एक गेहूं है, 46 वाला दूसरा है, और मिला के मुझे 35 वाला बनाना है। तो 36 और 46 और 35 का डिफरेंस जो है वो 28 के नीचे लिख दो, कितना? 11। और इधर 28 और 35 का जो डिफरेंस है वो 46 के नीचे लिख दो, कितना? 7। सो ये जो रेशो आया इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। 11:7 के रेशो में हमें 28 रुपए किलो वाला और 46 रुपीज किलो वाला गेहूं मिलाना है, सो दैट जो मिक्सचर बनेगा वो एग्जैक्टली 35 रुपए पर केजी वाला ही बनेगा। फिर से देखो क्या किया मैंने, 46 और 35 का जो डिफरेंस था वो 28 के नीचे लिखा है, और 28 और 35 का जो डिफरेंस था वो 46 के नीचे लिखा है।
ठीक है, और जो रेशो आया वो इसी का, ये 28 वाला 11 और 46 वाला 7 यूनिट मिलाया जाएगा, तो एग्जैक्टली जो मिक्सचर बनेगा वो 35 के रेट वाला बनेगा। यानी 28 वाला 11 किलो और 46 वाला 7 किलो अगर हम मिलाएंगे, टोटल कितना 18 किलो गेहूं इकट्ठा हो जाएगा, एंड इसका एवरेज रेट निकाल लो सॉल्व करके, एग्जैक्टली 35 ही आएगा। तो ध्यान से देखो, ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो अभी लिखा मैंने, ये वेटेड एवरेज है, हम जानते हैं, और ये जो अभी हमने लेफ्ट में किया इसको बोलते हैं एलिगेशन रूल। ये वेटेड एवरेज का ही कॉन्सेप्ट है, एलिगेशन रूल बोलते हैं। जब वेटेड एवरेज क्वेश्चन में गिवन हो, यहां वेटेड एवरेज 35 गिवन था, वेटेड एवरेज 35 गिवन था, और हमें क्वांटिटीज बतानी थी। नॉर्मली वेटेड एवरेज कब निकालते हैं, जब हमें क्वांटिटीज गिवन, जैसे टॉयज वाला क्वेश्चन था ना, इतने टॉयज इतने रुपए वाले, फिर इतने टॉयज इतने रुपए वाले, तो एवरेज प्राइस कितनी आएगी, तो हम निकालते हैं x है ना, x1 W1 और x2 W2 डिवाइडेड बाय W1 अपॉन प्लस W2, उससे। तो ये वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट में वेटेड एवरेज निकालते थे, पर अगर वेटेड एवरेज दिया हो तो ये वाला जो क्रिस क्रॉस वाला एलिगेशन रूल है, इसकी मदद से हम उनकी क्वांटिटीज का रेशो निकाल सकते हैं। अब ये 11 है तो वो 7 है, अगर ये 22 होगा तो ऑब्वियसली ये 14 होगा, अगर ये 55 होगा तो ऑब्वियसली ये 35 होगा। समझ रहे हो ना, 11:7 रेशो है, तो इस रेशो में कितनी भी क्वांटिटी आप मिला सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं तो और बेहतर समझ में आएगा। ये देख रहे हैं साहब सामने क्वेश्चन, इन व्हाट प्रोपोर्शन राइस 32 रुपए किलो वाला मिक्स्ड विद राइस 46 रुपीज किलो वाला, सो दैट 35 वाला बनाना है। क्या करेंगे भाई, 32 रुपए वाला और 46 रुपए वाला मिलाकर 35 रुपीज वाला बनाना है। इन दोनों का डिफरेंस इधर लिख दो और इन दोनों का डिफरेंस इधर लिख दो, यू हैव द आंसर। अब अगर लिखा हो टोटल कि टोटल मेरे को 70 किलो बनाना है, तो दोनों रेशियोज का सम करो, दोनों रेशियो का टोटल कितना होगा 14, 11 प्लस 3, 14 बराबर 70, यानी कि 5 टाइम्स हो रहा है, रेशियो आपको आता है, तो 11 को भी 5 टाइम्स कर दो, 55 kg ये मिलाओ, और इसको 5 टाइम्स कर दो, 15 kg ये मिलाओ। 55 किलो मिलाएंगे 32 रुपए वाला, और 15 किलो मिलाएंगे 46 रुपीज वाला, तो जो मिक्सचर बनेगा उसका रेट एग्जैक्टली 35 रुपीज पर केजी ही पड़ेगा। Is this clear? The allegation rule. ठीक है, हम एक तरफ चीपर वैल्यू लिखते हैं, एक तरफ महंगी यानी कि डियरर वैल्यू लिखते हैं, और बीच में हमको जो मीन वैल्यू चाहिए होती है वो लिखते हैं, है ना। एक तरफ चीपर वैल्यू, एक तरफ डियरर, डियरर यानी महंगा वाली, है ना, और दोनों को मिक्स करके हमको मीन वैल्यू ये वाली चाहिए, जो कि एकदम सेंट्रल एवरेज नहीं है, कहीं कुछ भी हो सकता है उन दोनों के बीच में। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस इसके नीचे और उधर वाले दोनों का डिफरेंस दूसरे वाले के नीचे, तो जो आपको मिलता है वो रेशो ही होता है इन दोनों क्वांटिटीज का, जिससे हमें वो मीन वैल्यू मिले। ठीक है, कोई सी भी चीज किसी भी तरफ लिख सकते हो, लेफ्ट और राइट का कोई टेंशन नहीं, बस किसके नीचे क्या वैल्यू आ रही है वो ध्यान देना। ठीक है, इवन अगर इसी क्वेश्चन से जरा ऊपर वापस चल रहा हूं मैं, ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया था बॉयज और गर्ल्स वाला, अब इसी क्वेश्चन को अपन यहां भी कर सकते थे। देखो अपन ने किया है ये वाला, बॉयज 50 थे 25 नंबर वाले, और गर्ल्स जी थी 40 नंबर वाली, और एवरेज ऑफ द क्लास गिवन था क्वेश्चन में 30, तो 25 मार्क्स लाने वाले बॉयज और 40 मार्क्स लाने वाली गर्ल्स किस रेशो में क्लास में है कि उनसे एवरेज जो स्कोर आ रहा है पूरी क्लास का, वो एवरेज आ रहा है 30 मार्क्स। करेक्ट, बस यही करना है। 40 और 30 का डिफरेंस यानी कि 10, 25 और 30 का डिफरेंस यानी कि 5, तो रेशो आ गया मेरा 2:1। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशो 2:1 है, यानी कि बॉयज अगर 50 हैं, जो भी क्वेश्चन में दिए थे 50 अगर बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी, ऑब्वियसली 25। 25 गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। तो जब भी ध्यान दें, जब भी हमें वेटेड एवरेज अगर क्वेश्चन में गिवन है, तो हम एलिगेशन रूल लगा के क्वांटिटीज पता कर सकते हैं, दोनों का रेशो निकल जाएगा, कोई एक क्वांटिटी पता है तो दूसरी मिल जाएगी, टोटल सम पता है तो दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। टोटल क्लास में 75 बच्चे ऐसा लिखा होता, 3 बराबर 75, तो 2 बराबर 50 और 1 बराबर 25 आ जाता। ठीक है, हमें क्वांटिटीज पता करनी है या रेशो ऑफ क्वांटिटीज पता करना है, जब वेटेड एवरेज क्वेश्चन में गिवन हो तो एलिगेशन रूल लगाते हैं। क्लियर है, चलें आगे।
तो जल्दी से अब आपके लिए हैं फटाफट से 2 क्वेश्चंस आप लोग करेंगे और आंसर चैट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे एक साथ दोनों क्वेश्चंस के। कैसे करना है भाई? 60 बैग्स हैं, कुछ 10% प्रॉफिट पे बेचे, 10% प्रॉफिट, कुछ 25% प्रॉफिट पे बेचे, और ओवरऑल पूरे पे कितने का गेन हुआ है? 15% प्रॉफिट का गेन हुआ है। 10% पे थोड़ी चीजें बेची हैं, 25% पे बाकी चीजें बेची हैं, तो ओवरऑल पूरे टोटल पे 15% का प्रॉफिट हुआ है। एलिगेशन रूल लगाया, 25-15 का डिफरेंस 10 और 10 और 15 का डिफरेंस 5, यानी कि रेशो 2:1। ठीक है, टोटल बैग्स 60 हैं, मतलब दोनों रेशो का टोटल 3 बराबर 60 के है। कितने टाइम्स हो रहा है? 20 टाइम्स। तो 10% पे कितने बैग्स हैं बेचे गए हैं? 40, और 25% पे कितने बैग्स बेचे गए हैं? 20। फिलहाल आपसे सिर्फ पूछा गया था कि 10% प्रॉफिट पे कितने बैग्स बेचे गए हैं, तो ऑब्वियसली 40 बैग्स ऑफ शुगर आर सोल्ड at 10% profit. So answer is 40 bags 10% प्रॉफिट पे बेचे गए। ठीक है, ये था से पहले क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही सिंपल था। वैसे आप इक्वेशन से भी कर ही सकते हो, हर जगह देखो इक्वेशन तो बनना संभव है, पर हमको कॉन्सेप्चुअली करना है। ये टेक्निक या ये ट्रिक हमने इसीलिए सीखी है जिससे कि हम समय बचा सकें, है ना। वरना कैसे करेंगे कि अगर 60 बैग्स टोटल हैं, उसमें से x बैग्स मैंने 10% प्रॉफिट पे बेचे, तो बचे हुए 60 माइनस x जो है वो 25% पे बेचे, राइट। तो x बैग्स पे 10% का प्रॉफिट प्लस 60 माइनस x बैग्स पे 25% का प्रॉफिट, एंड विच इज इक्वल टू टोटल 60 बैग्स पे 15% का प्रॉफिट। ये है मेरी इक्वेशन, इससे भी आंसर निकल सकता है। x निकालना है आपको, x बैग्स पे 10% प्रॉफिट, 60 माइनस x बचे हुए बैग्स पे 25% प्रॉफिट, टोटल पे 15% प्रॉफिट के बराबर है। वरना हमने तो एलिगेशन रूल से किया और उससे जल्दी डेफिनेटली आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 1000 रुपए में 2 घड़ियां खरीदी हैं, एक को 5% लॉस पे बेचा, तो 5%, और दूसरे को 20% गेन। मैंने बोला सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए, तो 5% लॉस को कैसे लिखेंगे? -5% का प्रॉफिट। 5% लॉस शुड बी रिटन एज -5% प्रॉफिट, और 20% प्रॉफिट से ओवरऑल 50 रुपए का 1000 रुपए पे गेन है, तो 50 रुपए 1000 रुपए का कितना परसेंट है? इट इज एक्चुअली 5%। अगर पूरे 1000 रुपए पे कुल 50 रुपए का मुनाफा हुआ है, मतलब 5% का मुनाफा हुआ है। 1000 पे 50 मतलब 100 पे 5, राइट। तो -5% का प्रॉफिट और 20% के प्रॉफिट से ओवरऑल 5% का प्रॉफिट टोटल पे होना चाहिए। तो पहले वाले का डिफरेंस इस तरफ यानी कि 15, दूसरे वाले का डिफरेंस इस तरफ यानी कि 10। तो रेशो क्या आ गया? 3:2। तो 3:2 का अगर रेशो आ गया है, टोटल 100 रुपए है, यानी कि 5 बराबर 100 के, 3 और 2 का सम टोटल 5 है, 5 बराबर 100, 20 टाइम्स हो रहा है, तो 1000, सॉरी 1000, टोटल 1000 रुपए में दोनों खरीदी थी। 5 बराबर 1000 यानी कि 200 टाइम्स, तो 3 बराबर 600 और 2 बराबर 400। तो दोनों घड़ियों की प्राइस जो है 600 रुपए और 400 रुपए है। 600 रुपए वाली पे 5% का लॉस हुआ और 400 रुपए वाली पे 20% का गेन हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये एलिगेशन रूल एप्लीकेबल होता है और करना चाहिए। जल्दी से 1-2 क्वेश्चन थोड़े से और वैरायटी के करेंगे। अब देखें जरा, यहां पर क्या है, डेटा काफी सारा दिया हुआ है। What quantity of sugar costing ₹61 per kg, एक की रेट दे रखा है 61, must be mixed with 126 kg of sugar priced at 28.5। एक शुगर है 61 रुपीज वाली, दूसरी शुगर है 28.50 पर केजी वाली। 61 रुपीज पर केजी वाली महंगी वाली है, अच्छी हायर क्वालिटी हायर ब्रांडेड होगी, और 28.5 रुपीज पर केजी वाली सस्ती लोकल खुल्ला है। ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर बेचने पर 20% गेन हो, मिक्सचर को 48 रुपीज पर केजी बेचने पर। बहुत सारी चीजें लिखी हैं, पहले का रेट दिया है, दूसरे का रेट दिया है 61 और 28.5, और दोनों को मिला के एक मिक्सचर का रेट चाहिए, पर मिक्सचर का रेट नहीं दिया है। ये लिखा है कि उस मिक्सचर को 48 रुपीज पे बेचने पे 20% का गेन होता है, यानी 100 की चीज 120 में बेचते हैं, दैट इज 20% का गेन, जिसको हम बोलते हैं 5 की चीज 6 में बेचना। और 6 की वैल्यू दे रखी है 48, सेलिंग प्राइस है ना, ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। रेशो है 5:6 कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का, बिकॉज 20% प्रॉफिट है।
तो 6 बराबर 48, 8 टाइम्स हो रहा है, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा 40। तो ये आ गई आपकी कॉस्ट प्राइस। यानी मुझे 61 वाले और 28.50 वाले शक्कर को मिलाकर 40 रुपीज वाली शक्कर बनानी है। तो दोनों का डिफरेंस निकालो अलग अलग, इधर का डिफरेंस 11.5 और इधर का डिफरेंस 21। रेशो आ गया टोटल सॉल्व होके 23:42। ठीक है। अब हमें क्वांटिटी किसकी दी है, सेकंड वाली की, 126 kg ऑफ शुगर प्राइस्ड एट 28.5। तो 28.5 वाले का रेशो कितना है 42। 42 बराबर 126 kg के है। कितने टाइम्स हो रहा है 3 टाइम्स। तो दूसरी वाली कितनी होगी 23 3 69 kg। समझ पा रहे हैं? इस तरह से ये क्वेश्चंस करे जाते हैं। हमें एक की क्वांटिटी दी है, दूसरे की निकालनी है, दोनों का टोटल दिया है, दोनों की क्वांटिटीज निकालनी है। सबसे पहले हम रेशो निकालते हैं। जो निकलता है ये एलिगेशन रूल से क्रॉस करके वो जो निकलता है दैट इज द रेशो ऑफ बोथ द क्वांटिटीज। जैसे पिछले क्वेश्चन में 3:2 निकला था, इस क्वेश्चन में 23:42 निकला। क्वांटिटी किसी एक की दी होगी, दूसरे की निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन में एडिशनल पॉइंट क्या था कि इसमें सेलिंग प्राइस दे रखी थी मिक्सचर की, उससे पहले हमने कॉस्ट प्राइस निकाली और फिर वो कॉस्ट प्राइस को यहां पुट किया, क्योंकि हमें दोनों कॉस्ट प्राइस दे रखी थी तो हमें बीच में भी कॉस्ट प्राइस रखनी थी। लिखा था 20% में बी गेन्ड बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 48। क्लियर है सबको या किसी को कोई डाउट? नहीं। चलिए जल्दी से ये 2 क्वेश्चंस हैं। दोनों क्वेश्चंस के आंसर चैट बॉक्स में लिख के भेजने हैं। चलिए हम साथ में करते हैं इन क्वेश्चंस को। पहला वाला क्वेश्चन तो आसान है ना? पहला क्वेश्चन आसान है और दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर है। तो देखें जरा भाई, जो पहला क्वेश्चन है उसको करने का सिंपल तरीका कि इन व्हाट रेशो 50% प्योरिटी वाला मिल्क एंड 70% प्योरिटी वाला मिल्क शुड बी एडेड सो दैट वी मेक व्हाट, वी मेक 65% प्योरिटी वाला मिल्क। 50% प्योरिटी मतलब क्या है, 50% मिल्क है और बाकी का पानी है 50%। 70% प्योरिटी वाला मिल्क मतलब 70% मिल्क है और बाकी 30% पानी है।
और दोनों को इस रेशो में मिक्स करना है कि 65% प्योरिटी वाला मिक्सचर बने, दोनों मिक्सचर को मिला के एक तीसरा मिक्सचर बनाना है। तो अभी तो हम इसी तरीके से कर लेंगे, हम रेशो का वो जो रूल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसका डिफरेंस इधर यानी कि 5, इसका डिफरेंस इधर यानी कि 15, सो रेशो इज 1:3। तो 1:3 के रेशो में अगर हम मिलाएंगे इन दोनों मिक्सचर्स को तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा वो 65% प्योरिटी वाला होगा। ये करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरे वाले के अंदर 7:3 के रेशो में मिल्क और वाटर एक कंटेनर में है और दूसरे कंटेनर में 1:4 के रेशो में, और इन दोनों मिक्सचर्स को मिला के हमें जो तीसरा मिक्सचर रिजल्टिंग मिक्सचर बनाना है रेशो 3:2 होना चाहिए। तब इसको के रेशो वाले मिक्सचर को क्रिएट करना है। तो हम वैल्यू में से वैल्यू तो माइनस कर पाते हैं, पर रेशो में से रेशो माइनस तो नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसका सेम बेस का फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। सेम बेस का फ्रैक्शन मतलब ये क्या लिखा हुआ है, 7:3 का रेशो मतलब 7/10 पार्ट इज मिल्क, और 1/4 का मतलब है 1/5 इज मिल्क, और जो मिला के बनाना है दैट इज 3/5 मिल्क चाहिए। हमने उसी रेशो को किस फॉर्म में लिख लिया, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लिया। 7:3 मतलब 7/10 पार्ट मिल्क है, बचा हुआ पानी। 1:4 मतलब 1/5 मिल्क है, बचा हुआ पानी, और 3:2 मतलब 3/5 मिल्क है, बचा हुआ पानी। अभी भी तीनों का बेस सेम नहीं है, एक का बेस 10 है, दूसरे बाकी दो का बेस 5 है। हमें सेम यूनिट में चाहिए, मतलब सेम बेस पे चाहिए। तो हम इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी 7/10। 1/5 को मैं लिख सकता हूं 2/10, और 3/5 को लिख सकता हूं 6/10। इज इट करेक्ट? सेम ही चीज लिखी हुई है, मैंने कुछ अलग नहीं किया। उसी चीज को मैं बस बेस सेम करके लिख रहा हूं। 1/5 इज 2/10 एंड 3/5 इज 6/10। तो अब मैं इनके डिफरेंस इजीली निकाल सकता हूं। निकाल तो उधर भी सकता था सेकंड वाले केस में, पर उसमें एलसीएम लेने का टाइम बहुत वेस्ट होता, इसलिए मैंने इसको ऐसा कन्वर्ट कर लिया। अब फटाफट से हो जाएगा। तो 7 और 6 का डिफरेंस यानी कि 1/10, और 2 और 6 का डिफरेंस यानी कि 4/10। तो ये रेशो आ गया मेरा 4:1। सो दैट इज माई आंसर। दैट इज माई आंसर। 4:1 के रेशो में मुझे इन दोनों लिक्विड्स को मिलाना है, जिससे कि मेरा जो मिक्सचर है डिजायर्ड वो बन जाए। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें, देखो ऊपर वाला क्वेश्चन भी देखो, पहले इसको समझो। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ध्यान से देखोगे तो 50% का मतलब क्या है, इट इज 50/100 मिल्क एंड रिमेनिंग 50/100 पानी। दूसरा वाला क्या है, 70/100 मिल्क एंड रिमेनिंग 30/100 पानी, और मिला के बनाना है 65/100 पार्ट ऑफ मिल्क एंड रिमेनिंग 35 पानी। तो एक्चुअली ऊपर भी स्ट्रक्चर यही था, पर चूंकि ऑलरेडी सब परसेंटेज में थे, मतलब सब 100 के बेस पे थे, इसलिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। तो यहां पर सिंपल सा ऐसा आ गया, दिस बिकेम 5/100, दिस बिकेम 15/100। सो दैट इज व्हाई माय आंसर वाज 1:3। कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। पर इधर नीचे वाले क्वेश्चन में रेशो अलग अलग स्केल पे है, तो उनको पहले सेम स्केल पे लाओ। ये मैंने सेम स्केल पे लाया, और फिर उसके बाद जो प्रोसेस है वही सेम एग्जीक्यूट किया, उससे आंसर आ गया। कुछ बोलना चाह रहे थे अभिषेक या भक्तराज? सर क्या अपन सेकंड वाले केस से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो 7/10 मतलब पानी पानी, वाटर एंड वाटर से? सेकंड केस से मतलब क्या है आपका? सर सेकंड केस से क्या सॉल्व कर सकते हैं अपन? सेकंड केस मतलब क्या, पानी के केस से, वाटर के केस से? सेकंड सर केस से क्या मतलब है? हाँ जो सर आपने 7/10 और 1/5 कुछ करके बताया। हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। यस सर, हाँ यस वही, सर। हाँ सेकंड वाले केस से भी कर सकते हैं। ये इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे 1, और इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे 2, और यहाँ लिखोगे, बिल्कुल उससे भी आएगा। पर ये डिफरेंस निकालने के लिए अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि 7/10 और 3/5 का डिफरेंस चाहिए, तो एलसीएम लेोगे डिनोमिनेटर का, तो अल्टीमेटली यही पहुंचोगे। बिल्कुल सेकंड वाले केस से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस सर, ओके सर, थैंक यू। पर अगर बेस सेम कर लोगे तो सॉल्व करना इजी हो जाता है, इसलिए मैंने थर्ड केस बनाया। अदरवाइज सेकंड केस थर्ड केस एक ही है, सेम है ना। इवन इसमें आप चाहो तो वाटर वाले केस से भी कर सकते हो। मतलब जैसे 7/10 मिल्क है तो मैं ले सकता हूँ 3/10 वाटर, और 2/10 मिल्क है तो 8/10 वाटर, और 6/10 मिल्क है मतलब 4/10 वाटर। ठीक है। अब मैंने मिल्क और मिल्क का फ्रैक्शन लिया था, और जो रिजल्टिंग मिल्क चाहिए था वो लिया था। अब मैं वाटर और वाटर का लेके रिजल्टिंग कितना वाटर चाहिए वो भी ले सकता हूँ, और उससे भी क्वेश्चन का आंसर निकालूंगा। तो सेम 4:1
ही आएगा, किसी से भी कर लो आंसर विल बी सेम। इसमें है ना, जो मैंने तीनों केस बना दिए, तीनों केस में से किसी से भी करोगे आंसर सेम आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? So that's all. Thank you everyone. Good day. Thank you, sir.